अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का थर्ड चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का 7वां लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट रहेगा 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो जमूद सपाट थे यहाँ तक देखा था, और उसका जो ग्राफ था खते मुनहनी जो कर्व है, लर्निंग कर्व, उसको भी देखा था। तो इसके वजूहात क्या है, ये चीज़ें क्यों आती है, सपाट कहाँ पर होता है, तो इसको अब इसके जो वजूहात रहेंगे उसको 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए एक मरतबा फिर से कि क्या है लर्निंग कर्व। देखिए, ये जो लर्निंग कर्व है, स्टार्ट में क्या रहती है, रफ्तार रहेगी इसकी सीखने की। अब जब वो स्टार्ट में सीखेगा तो उसकी रफ्तार कैसी रहेगी, धीमी रहेगी। यहाँ पर उसकी रफ्तार धीमी धीमी वो स्टार्ट करेगा सीखने। फिर उसके बाद क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारी चीज़ें या इब्तदाई जस्ट इनिशियल स्पार्ट में इसकी क्या हो जाएगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फंडामेंटल चीज़ें जितनी भी रहेगी वो प्रिपेयर हो जाएगा, यहाँ पर हर चीज़ जो उसकी बेसिक रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। फिर आगे उसकी जो स्पीड रहेगी लर्निंग की वो क्या हो जाएगी, फिर तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर उसका तेज़ हो जाएगा लर्निंग। फिर उसके बाद क्या होगा, सपाट जमूद की हालत हो जाएगी, जिसे शर्त मुर्तफ़ा कहते हैं। अब ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, वो 1 बाय 1 देखेंगे। और ये जो स्टेट होता है, यहाँ पर ना ही उसकी तरक्की होगी और ना ही वो डाउन में जाएगा, यानी कि यहाँ पर उसकी कमी भी नहीं होगी, वो स्ट्रेट सीधा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जमूद हो जाएगी यहाँ पर। इसे हम सपाट जमूद की हालत कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर आखिरी तरक्की होगी, फिर जिस्मानी हाथ की तरफ जाएगा वो। इस तरीके से उसकी जो रहेगी लर्निंग कर्व बढ़ते रहेगा। और ये जो लर्निंग कर्व है, हमने देखा था कि हर किसी के लिए लर्निंग कर्व सेम नहीं होता, चाहे वो एक दूसरे के फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, या फिर दो बहनें क्यों ना हो, ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का जो लर्निंग कर्व रहेगा वो अलग अलग रहेगा। अब देखेंगे आगे, क्योंकि हर किसी की समझने की सलाहियत डिफरेंट रहती है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहला है पॉइंट, दिलचस्पी कम होना जमूद की हालत बनने का सबब है। यानी जो सपाट हो जा रहा है, ना ही तरक्की हो रही है, ना ही उसकी सीखने में कमी आ रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो स्टूडेंट्स रहेगा, जो लर्नर्स रहेगा, उसके सीखने का जो वो लर्निंग कर रहा है जहाँ पर, तो उसके अंदर कमी आ जाएगी, उसको सीखने में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो वहाँ पर तब क्या होगा, जाकर जमूद की हालत यहाँ पर बनने लगेगी, और ये उसके बनने का सबब होगा। अब ये क्यों होता है, कहीं कहीं जाकर क्या होता है, बच्चे का जो माइंड रहता है डिस्टर्ब हो जाता है किसी चीज़ के अंदर, वो दूसरी चीज़ की तरफ चला जाता है, तो उसका जो माइंड रहेगा आमोजिश की तरफ से हट जाएगा। तभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जमूद आ जाएगा, क्योंकि वो किसी और तरफ लग गया है कामों में। तो यहाँ पर उसकी लर्निंग होगी क्या, नहीं होगी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है, काम करते करते उकताहट होती है, इससे जमूद की हालत पैदा हो जाती है। अब जो भी काम कर रहे हैं, सीखते सीखते क्या होता है, कहीं पर बोरियत आ जाती है। कोई काम यानी कि जो भी लर्निंग हो रही है वहाँ पर, अब सीख रहे हैं, कहीं पर क्या होता है, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, या फिर क्या होगा, कहीं पर सिलेबस बड़ा होगा तो वो ख़त्म नहीं होने लगेगा, या फिर जो सब्जेक्ट रहेगा, जिस चीज़ को वो सीख रहा है, उसमें ज़्यादा मतलब लचक कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। अब ये जो रहेगा, ये सिखाने वाले पर भी डिपेंड करती है चीज़ें। सिखाने वाला सिर्फ सिखाते ही जा रहा है, ये चीज़ें देख नहीं रहा है कि सामने बच्चों को समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए तो टीचर क्या करते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस करते हैं कि बच्चों का जहन है या नहीं, या फिर सिर्फ सिखाते ही जाएगा टीचर और बच्चों को समझ में नहीं आएगी चीज़ें, आगे ही बढ़ती जाएगा, तो फिर आगे की भी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो क्या होगा, फिर यहाँ पर उकताहट महसूस होगी, सिर्फ सीखेगी। इसीलिए तो बीच बीच में क्या होता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। और स्कूल में भी आप देखते होंगे, जहाँ पर बच्चे आखिरी टाइम पर क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्लास में उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वहाँ पर एक गेम का
भी क्लास ली जाती है गेम की, फिर जिसकी वजह से फिर बच्चों का जो रहेगा इंटरेस्ट डबल से आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को क्या होता है, इन्वॉल्व करना होता है टीचिंग के अंदर, तभी जाकर वो बच्चे अच्छे से दिलचस्पी से सीख पाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही है कि बच्चे वहाँ पर उकता जाएंगे, तब वहाँ पर सपाट की हालत आ जाएगी। तो एज अ टीचर हमें इस तरीके से इस बात का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना होगा कि बच्चे यहाँ पर कहीं पर भी उकताहट महसूस ना करें, बल्कि बच्चे खुशी खुशी दिलचस्पी से बच्चे क्या करें, लर्निंग करें, आमोजिश करें और उनकी जमुत की हालत उनके अंदर पैदा ना हो। आगे है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देखिए, किसी महारत को हासिल करने के लिए गलतियों को कम करने पर तवज्जो देने और महारत में इस्लाह करने से भी जमूद सी कैफियत पैदा होती है। अब देखिए, सीखने में महारत जो भी स्किल्स सीख रहे हैं उसके अंदर गलतियां तो होती ही होती, हर किसी के अंदर गलतियां होती हैं सीखने के दौरान। तो गलतियों को कम करने पर तवज्जो। अब देखिए, कोई बच्चा रहेगा, उससे गलतियां हो रही है और टीचर उसको डांटेगा, ये क्या हो रहा है, आप ढंग से कर नहीं रहे हो, चीज़ें आपको आती ही नहीं। अब ऐसे निगेटिव बातें करेंगे उसके सामने, तो उसके अंदर है ना निगेटिविटी पैदा हो जाएगी बच्चे के माइंड में कि ये तो चीज़ें मुझसे होगी ही नहीं, मैं तो हर बार गलती करते रहता हूँ और टीचर मुझे डांटते रहते हैं। तो वो फिर उसके अंदर सीखने की तरफ से क्या हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा, सीखने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। वो कहेगा कि ये तो चीज़ें मुझसे होना पॉसिबल है ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं, इस तरीके से हो जाता है। तो ये महारत हासिल करने से भी जमूद सी कैफियत पैदा होती है। तो ये तवज्जो देने, आप बार बार आप ज़्यादा ही आपके गलतियों पर ही फोकस। अब देखिए, कोई भी टीचर रहेगा, अब बच्चे ने कोई होमवर्क कर कर लाया और हर बार तुम उसकी सिर्फ और सिर्फ गलतियों को ही दिखा रहे हैं और डांट रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, अब फ़ायदा ही नहीं। तो फिर वो नोटबुक क्या करेगा, छुपा देगा और क्या कहेगा, मैंने लाया ही नहीं, क्योंकि उससे बेइज्जती हो रही है सामने। तो कभी कभी क्या करना होता है, एक बच्चों को क्या कहा जाता है, कोई टीचर देखिए जो अच्छे रहते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, आपकी इस तरीके, आपने बहुत अच्छा किया है होमवर्क और आपने बहुत सारी मेहनत की है, गुड है आपके लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और देखिए यहाँ पर आपकी इतनी सी गलती है और इसको बेहतर कर देंगे तो आप और अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे की गलती भी आप उसको दिखा दे रहे हैं, अप्रिशिएट भी हो जा रहा है। तो बच्चे के अंदर फिर वो क्या करेगा, टीचर ने मेरी क्या किया है, तारीफ़ की है और मैं इतना अच्छा ये भी चीज़ को करेक्ट कर लूँगा तो और भी मेरी तारीफ़ होगी, इसलिए वो क्या करेगा, फिर आगे और लर्निंग में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, आमोजिश को और अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ों को टीचर को जहन में रखना होगा कि बच्चों को किस तरीके से लेकर चले। अगर से ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उसकी गलतियों पर ही फोकस किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, जमूद की कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। आगे है, देखिए नेक्स्ट है, महारत की मुश्किल अज्जा की मश्क करते वक्त भी तरक्की की रफ्तार धीमी या रुक सी जाती है। जो महारत है उसकी जो मुश्किल अज्जा, अब बार बार क्या होता है, आप मुश्किल टॉपिक को ही लेकर उसकी प्रैक्टिस करते बैठेंगे और वो चीज़ें होगी ही नहीं। तो अब आपके सामने क्या होगा, इजी चीज़ भी आ जाएगी तो आपको वो भी टफ लगने लगेगी, वो भी मुश्किल लगने लगेगी। तो क्या यहाँ पर देखिए, इसी तरह से क्या होता है, आपके जो ये सीटेट और टेट एग्ज़ाम है तो इसमें भी आपके माइंड से खेला जाता है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर, तो पहला क्वेश्चन दे देगा इजी, आ गया, दूसरा दे देगा इजी, आ गया आपको, तीसरा इतना टफ कर देगा, और चौथा, तीसरा चौथा दो ऐसे क्वेश्चन बीच में डाल दे देगा कि तुमको लगेगा अब आगे का पेपर तो इतना टफ है, मुझे आता ही, पेपर तो मेरे लिए मुश्किल है, अब ये चीज़ें मेरे करने वाली है नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। एक तो क्या होगा इसमें, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके मुश्किल क्वेश्चन पर ही लगा देंगे, या फिर आपका माइंड ख़राब हो जाएगा, तो जो भी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं नीचे से उसको भी आप गलत कर कर आ जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, मुश्किल अज्जा जब आ जाते हैं और इसकी जो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी अब लगता है कि आगे की चीज़ें मेरे लिए और मुश्किल है, ये चीज़ें होगी ही नहीं। तो यहाँ पर फिर जो आपकी आगे की इजी भी चीज़ रहेगी वहाँ पर भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जो लर्निंग की स्पीड चढ़ रही थी, ग्राफ बन रहा था ऊपर, फिर वो नीचे आने लगेगा, फिर आपकी जो रफ्तार रहेगी वो धीमी धीमी होते रहेगी। तो यहाँ भी जमूद की वजह बन जाती है।
आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट है देखिए, तहरीक और हिम्मत अफजाई के फुकदान की वजह से भी तरक्की की रफ्तार धीमी होकर जमूद की हालत पैदा होती है। यानी कि मोटिवेशन और हिम्मत अफजाई, ये यानी कि अप्रिशिएट जहाँ पर करना आप बंद कर देंगे, मोटिवेशन नहीं होगा और हिम्मत अफजाई नहीं होगी, इन दोनों की कमी से फुकदान की वजह से तरक्की की रफ्तार यानी सीखने की जो स्पीड रहेगी वो स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इसकी वजह क्या हो जाएगी, इसके वजह से क्या हो जाएगा, जमूद की हालत यहाँ पर पैदा हो जाएगी। इसीलिए तो हमें क्या करना होता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर छोटे छोटे, जहाँ पर बच्चे ने अगर से टेस्ट में अच्छे मार्क ला लिया तो उसको अप्रिशिएट करना होता है, किसी चीज़ में वो आगे हो गया तब भी अप्रिशिएट करना होता है। आपके सिर्फ हिम्मत अफजाई के 2-3 लाइंस कहने से बच्चों के अंदर रफ्तार बढ़ जाती है, लर्निंग की, सीखने की, आमोज़िश सीखने की रफ्तार बढ़ जाती है। फिर वो कंपटीशन में लग जाते हैं कि मेरे फ्रेंड से मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए ताकि क्लास में मैम मेरी क्या करे, हिम्मत अफजाई करे, मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे। तो आप अगर से ये चीज़ें बंद कर देंगे बोलना, तो बच्चा क्या कहेगा, मेरे अच्छे मार्क्स लाने पर भी कोई कुछ नहीं कहता, कम मार्क्स लाने पर भी कोई कुछ नहीं रहता। तो इसकी जब कमी हो जाएगी तब भी रफ्तार, जमूद की रफ्तार पैदा हो जाएगी। देखिए, जहाँ पर जो टीचर सख्ती करता है, बार बार चेक करता है नोटबुक, तब बच्चे क्या करते हैं, उसी टीचर की नोटबुक फेर रखते हैं या फिर उसी टीचर का क्या करेंगे, होमवर्क कर लाएंगे। और जो लाओ कहते हैं लेकिन चेक नहीं करते, या फिर जिसने नहीं लाया उसको डांटते नहीं और जिसने लाया उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तब उस टाइम पर भी क्या होता है, बच्चे फिर क्या करते हैं, जो लाने वाले रहेंगे, जो नहीं लाने वाले रहेंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। फिर वहाँ पर भी जमूद आ जाएगी, वहाँ पर भी जमूद की हालत पैदा हो जाएगी। और बीच बीच में आपको क्या करना होगा, मोटिवेशन देना होगा, बच्चों को मोटिवेटेड करना होगा। आपको भी ये एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी क्या करते हैं, सीटेट टेट जो भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी क्या होता है, बीच में रुक जाते हैं। किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट कर लिया, सेकंड अटैम्प्ट कर लिया, अब उसे लगता है ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आगे से आकर उसके फ्रेंड्स ने फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया, तो फिर उसको और डबल से वो होता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, फिर एक अटैम्प्ट देता है वो सीटेट के लिए। तो लेकिन कहाँ पर गलती हो रही है, ये फोकस करना है। सीटेट और जो भी टेट एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर जो कीवर्ड्स रहते हैं उस पर फोकस करना होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं जो आपको 2-3 अटेम्प्ट्स करने के बाद भी ना निकले, ऐसा भी नहीं है। अगर से आप फोकस अच्छे से करेंगे तो आपका एक अटेम्प्ट में भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेंगे। इसीलिए आपको आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलनी होगी कि आप ये जो एग्ज़ाम है इस बार मैं क्वालिफाइड कर ही लूँगी, तब आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे है देखिए, आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, महारत की इस्लाह करते वक्त गलतियाँ होने से भी तरक्की में रुकावट आ जाती है। आप जहाँ पर सीख रहे हैं बार बार गलतियाँ ही हो रही है, तो आपकी क्या होगी, तरक्की फिर यहाँ पर रुक जाएगी। आपको लगेगा अब मैं कुछ सही कर ही नहीं पा रहा हूँ, बार बार मेरी गलतियाँ हो रही है। तो आपको आपके पॉजिटिव चीज़ों पर भी देखना होगा, मुझे इतना तो आ रहा है, सिर्फ इतना नहीं आ रहा है तो ये भी चीज़ें मैं कर लूँगी। ऐसा सोचने पर ये चीज़ें भी आपको धीरे धीरे आने लगेगी। लेकिन आपको लगेगा आप सिर्फ जो आपकी गलतियां हैं उसी पर ही फोकस करेंगे, उसे ही बार बार देखेंगे, जो आ रहा है उसे भी भूल जाएंगे, तब भी क्या होगा, फिर जो आपकी सीखने की स्पीड रहेगी वो रुक जाएगी। आपका फोकस आपकी गलतियों पर ही रहेगा, सीखने पर नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है देखिए सीखना, गलतियां देखना वो अलग चीज़ है, उसको करेक्ट करना, लेकिन ज़्यादा उस पर ही जहन जाएगा और आपको फिर आप डिमोटिवेटेड होने लगेंगे, तो वो फिर जमूद की हालत वहाँ पर बन जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है देखिए, नशोनुमा की क़त मुनहनी की तालीमी अहमियत। अब ये जो आमोज़िश की क़त मुनहनी की तालीमी अहमियत, जो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कर्व, यानी लर्निंग कर्व की एजुकेशन में क्या अहमियत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो देखेंगे। पहला पॉइंट है, आमोज़िश की क़त मुनहनी की मदद से
तलबा को सीखने की रफ्तार और तरक्की की मालूमात होती है, जिससे रफ्तार में मज़ीद तरक्की के इम्कानात होते हैं। अब ये लर्निंग कर्व से क्या हो रहा है, इससे हमें फ़ायदा क्या है? ठीक है, ये लर्निंग कर्व है, फ़ायदा क्या हो रहा है? तो ये बता रहा है कि ये जो आमोजिश का हम लर्निंग कर्व देख रहे हैं, ख़त मुनहनी देख रहे हैं, तो इससे तलबा जहाँ पर सीख रहे हैं उनकी जो स्पीड रहेगी उसको उन्हें पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पर है, हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो जिससे रफ्तार में मज़ीद तरक्की के इम्कानात होंगे। तो फिर आपको पता चल जाएगी आपकी स्पीड क्या है और आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। आप उस पर फोकस करेंगे, उसकी इस्लाह करेंगे, तब आपकी जो स्पीड रहेगी वो बढ़ जाएगी। देखिए, इसीलिए क्या होता है, एग्ज़ाम फाइनल रहता है लेकिन बीच बीच में टेस्ट लिए जाते हैं। तो टेस्ट से क्या पता चलता है, किस सब्जेक्ट में कहाँ पर किस तरीके से गलती हो रही है, उसको आप देखेंगे, उस पर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो फाइनल रहेगा वो अच्छा आएगा। नेक्स्ट है, देखिए, ख़त मुनहनी से मौलिम को तलबा की सलाहियत और अहमियत का अंदाज़ा होता है। मौलिम इसी के मुताबिक तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, जो ख़त मुनहनी है इसमें स्टूडेंट्स का तो फ़ायदा हो ही रहा है, लर्नर को पता चल ही रहा है कि मैं किस लेवल पर हूँ, मुझे अब आगे कितनी मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो सिखाने वाला है मौलिम है, तो मौलिम को भी तलबा की सलाहियत, तलबा कितने लेवल पर है, तलबा की क्या एबिलिटी है, उसकी अहलियत का भी अंदाज़ा यहाँ पर क्या होगा, मौलिम को पता चल जाएगा। और मौलिम फिर उसके लिहाज से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, तो उसका भी इस्तेमाल करेगा टीचर। तो इससे क्या होगा, फिर तलबा की तरक्की भी अच्छे से होने लगेगी, तलबा भी अच्छे से पढ़ेंगे और टीचर भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये जो कर्व है लर्निंग कर्व, इससे टीचर, मौलिम और मुतालिम, तलबा, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का भी फ़ायदा है और दोनों को भी इसकी मदद मिल रही है। नेक्स्ट देखेंगे अब, दौरान आमोजिश कहाँ कहाँ जमूद की हालत पैदा हुई, ये ख़त मुनहनी से मालूम होता है। इसी सूरत में तलबा की मुनासिब हिम्मत अफजाई, रहनुमाई और हौसला अफजाई करके इन्हें तरक्की की तरफ लाया जा सकता है। अब हमने कर्व देखा था, कहीं पर जाकर जो स्पीड बढ़ रही थी फिर कम हो गई, फिर सपाट आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सपाट की हालत क्यों आई है, ये डाउन क्यों गया है उसका रिज़ल्ट, तो ये कहाँ कहाँ आमोजिश के अंदर जमूद आया है, पैदा हुई है इसकी हालत, ख़त मुनहनी से क्या हो जाएगी, सब बातें क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कर्व से। फिर इस सूरत में तलबा की मुनासिब, अब इसकी जो हौसला अफजाई, उसको रहनुमाई करना रहेगा, किस डायरेक्शन में किस तरीके से उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो ये सारी चीज़ें भी पता हो जाएगी स्टूडेंट्स को। और हौसला अफजाई करके इन्हें टीचर भी क्या करेंगे, तरक्की की तरफ ला सकते हैं। नेक्स्ट है, तलबा को इनकी जिस्मानी हुदूद दिखाकर तरक्की की हद की तरफ लाने की कोशिश की जा सकती है। अब देखिए, जब बच्चा पढ़ता है, लर्निंग कर रहा है, तो कहीं पर उसकी देखिए लर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है, फिर डाउन हो रही है। अब डाउन जाते ही रह रही है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब एज अ टीचर आप बच्चों को बताएंगे, देखिए आप इतने लेवल को छू सकते हैं, आप यहाँ तक कर सकते हैं, तो आपका कहाँ पर रुक रही है चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है। तो आप ये चीज़ें सब बच्चों को, आप उसकी जिस्मानी हुदूद के लिहाज से जो भी रहेगा, तो वहाँ पर आप बच्चों को बता देंगे, तो फिर उनको भी लगेगा हाँ ये तो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, फिर मेरा रिज़ल्ट क्यों डाउन हो रहा है, तब फिर उस चीज़ के बारे में उसे पता चल जाएगा। तो वहाँ से फिर वो मेहनत करना शुरू करेगा, कोशिश करने लगेगा, फिर वो क्या होगा, अच्छे से लर्निंग की स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये भी एक हेल्प हो गई। नेक्स्ट है, देखिए, आमोजिश का ख़त मुनहनी की मदद से तलबा की तरक्की और सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह हर वक्त तहरीक व हिम्मत से इनकी कारकर्दगी में इजाफ़ा किया जा सकता है। यानी कि जहाँ आमोजिश का ख़त मुनहनी की मदद से क्या हो रहा है, तलबा की जो तरक्की है, लर्निंग की स्पीड और उसकी जो एबिलिटी है कि वो कहाँ तक कर सकता है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस तरीक़े से क्या होगा, फिर हर वक्त आप बच्चा 80% तक जा सकता है लेकिन वो 40 पर ही अटका हुआ है,
तब आप बच्चों को बताएंगे, देखिए आपकी लेवल ये है, ना कि 40% है आपका। तो आप बच्चे को बता देंगे कि आपका 80% तक जा सकता है। तब बच्चा क्या करेगा, फिर उसकी तरफ आप उसको मोटिवेटेड करेंगे, उसको तहरीक देंगे, तो बच्चा फिर उसी तरफ जाएगा, उसी आपकी रहनुमाई में वो आगे बढ़ेगा। तब आपकी हिम्मत अफजाई से, आपकी रहनुमाई से सारी चीज़ें वो करने लगेगा और उसकी कारकर्दगी में, एक्टिविटीज़ में उसको फिर क्या होगी, मदद होगी और वो आमोजिश के अंदर आगे बढ़ेगा, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए ये एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, आपकी टीचिंग लाइफ में भी ये सारी चीज़ें आपको क्या होगी, हेल्पफुल होगी। देखिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा चैप्टर था अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक अहम बात है, देखिए जिस तरह से हम ये टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से दिसंबर में आने वाले सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पर। अभी तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी और डिटेल में इसकी स्टडी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर, ब्राइट फ्यूचर हब पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।